हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो सेशन में हम लोग अमोनिया मॉलिक्यूल के बारे में स्टडी करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। अमोनिया, देखो अमोनिया जो है ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कम्बिनेशन से बना हुआ मॉलिक्यूल है, जिसमें एक नाइट्रोजन एटम और 3 हाइड्रोजन एटम कंबाइंड होता है। यहाँ पे देखें तो हम लोग शेप की बात करें तो अमोनिया जो है ये पिरामिडल शेप का होता है या ट्राइगोनल पिरामिडल होता है। अब हम लोग बात करते हैं तो अमोनिया जो है ये एयर में प्रेजेंट होता है और सॉयल में भी प्रेजेंट होता है, लेकिन इसका अमाउंट जो होता है, इसका क्वांटिटी जो होता है बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी होता है। अगर हम लोग इसके प्रिपरेशन की बात करें तो ये जो है आसानी से प्रिपेयर्ड होता है। जैसे हम लोग अगर देखें तो बैक्टीरियल डिग्रेडेशन होता है यूरिया का, और यूरिया के बैक्टीरियल डिग्रेडेशन से ये आसानी से क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया में। एक्चुअली यूरिया जो है ये वाटर के साथ कंबाइन होता है और वाटर के साथ कंबाइन होकर के अमोनियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, और अमोनियम कार्बोनेट डिसोसिएट होता है और यह डिसोसिएट होता है अमोनिया गैस, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। अगर हम लोग बात करें तो अमोनियम सॉल्ट से भी ये आसानी से प्रिपेयर हो सकता है। यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा से ये रिएक्ट करता है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड से अमोनियम सल्फेट या अमोनियम क्लोराइड जब ट्रीट होता है तो ये आसानी से क्या हो जाता है, अमोनिया गैस में कन्वर्ट हो जाता है और इसके साथ सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। ये ठीक एसिड बेस रिएक्शन टाइप है। फिर देखें तो लेबोरेटरी में प्रिपेयर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्लेक्ट लाइम एंड अमोनियम क्लोराइड। जब स्लेक्ट लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है अमोनियम क्लोराइड से तो ये कैल्शियम क्लोराइड में, वाटर में और अमोनिया गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी कुछ पिछले रिएक्शन जैसा ही है। यहाँ भी आपको देख सकते हो एसिड बेस रिएक्शन जैसा है। ये एक एसिडिक सॉल्ट है और ये बेस है, तो दोनों के बीच रिएक्शन हुआ तो सॉल्ट, वाटर और गैस का प्रोडक्शन हो रहा है। अब यहाँ पे हम लोग अमोनियम सॉल्ट का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए अमोनिया गैस प्रोड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट होता है बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन नाइट्राइड्स। यहाँ पे हम लोग मैग्नीशियम नाइट्राइड ले रहे हैं। मैग्नीशियम नाइट्राइड को जब हम लोग वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो मैग्नीशियम नाइट्राइड जो है Mg3N2 ये रिएक्ट करता है वाटर के साथ, और वाटर के साथ रिएक्ट होकर के ये क्या करता है, अमोनिया गैस का फॉर्मेशन करता है, और इसके साथ साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है फॉर्म होता है MgOH होल ट्वाइस। तो इस तरह से आसानी से अमोनिया का प्रिपरेशन होता है इन मेथड्स के थ्रू। इसमें एक मेथड जो है ये लेबोरेटरी मेथड है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो आप पहले आप इसको नोट कर लो, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट मेथड, दैट इज़ इंडस्ट्रियल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट मेथड पे आते हैं, दैट इज़ इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। नाउ द नेक्स्ट मेथड, it is the commercial method, that means we prepare ammonia commercially. The process is Haber's process. इस प्रोसेस को हम लोग हेबर्स प्रोसेस के नाम से जानते हैं। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन हाइड्रोजन से कंबाइन करता है और अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शन को हम लोग बैलेंस करें तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो अब ये बैलेंस हो गया। देखो यहाँ पे टेम्परेचर जो है 773 केल्विन रखा जाता है, प्रेशर अबाउट 200 atm होता है, क्योंकि ये रिएक्शन जो है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो एक्चुअली क्या होता है, द रिएक्शन इज रिवर्सिबल एक्सोथर्मिक एंड ऑकर्स विथ द डिक्रीज इन वॉल्यूम। ये रिएक्शन जो है एक्चुअली क्या है, तो ये रिवर्सिबल है, एक्सोथर्मिक है, यानी कि इस रिएक्शन से हीट इवॉल्व होता है। नेक्स्ट ऑकर्स विथ डिक्रीज इन वॉल्यूम। यहाँ पे देख रहे हो फाइनल वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो ये डिक्रीज इन वॉल्यूम होता है। तो हम लोग यहाँ पे ये प्रिंसिपल जो है ली चेटलियर प्रिंसिपल, जिसको हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था, उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों को अमोनिया का प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं। चलिए टेम्परेचर फिक्स होता है क्योंकि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो यहाँ अमाउंट ऑफ हीट ज़्यादा होगा, इधर कम होगा क्योंकि हीट इवॉल्व हो रहा है। तो हीट इवॉल्व हो रहा है तो हम लोगों को टेम्परेचर को हमेशा एक मिनिमम टेम्परेचर पे मेंटेन करना होगा, जिससे क्या हो, फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर्ड हो। नेक्स्ट देखते हैं इंक्रीज इन प्रेशर। तो प्रेशर जो है जब हम लोग इंक्रीज करते हैं तो ये फेवर्ड करता है प्रोडक्शन ऑफ
प्रोडक्ट यानी उस साइड के अमाउंट को इंक्रीज़ कराता है, इक्विलिब्रियम उस साइड शिफ्ट होता है जिस साइड नंबर ऑफ मोल्स क्या हो, लेस हो। तो यहाँ पे इस साइड नंबर ऑफ मोल्स क्या है, लेस है, इसलिए जब इंक्रीज़ करेंगे प्रेशर को तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन को फेवर्ड करेगा, यानी अमोनिया फॉर्मेशन को फेवर्ड करेगा। यहाँ पे हम लोग कैटालिस्ट यूज़ करते हैं इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए। कैटालिस्ट में पहले यूज़ किया जाता था आयरन एंड मॉलिब्डेनम, आयरन एज ए कैटालिस्ट एंड मॉलिब्डेनम एज प्रोमोटर। अब जो है, अब इसके जगह पे आयरन का ऑक्साइड और कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेशियम ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड यूज़ किया जाता है। और प्रोमोटर जो है आज भी हम लोग मॉलिब्डेनम एज ए प्रोमोटर यूज़ करते हैं, यानी कि ये क्या करता है, कैटालिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है। अगर हम लोग फ्लो चार्ट की बात करें तो देखो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ये दोनों इस चैम्बर में आ रहे हैं, कंप्रेशर है, यहाँ पे कंप्रेस किया जा रहा है 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, फिर ये नेक्स्ट जा रहा है और फिर ये कैटालिटिक चैम्बर में आ रहा है जहाँ पे आयरन ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स हैं। फिर यहाँ से ये सिंथेसाइज होकर के नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया जो है ये लिक्विड अमोनिया इस चैम्बर में आ रहा है और यहाँ से फिर क्या हो रहा है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन इन गैस फॉर्म ऊपर चला जा रहा है। फिर यहाँ पे पंप लगा है, ये पंप इसको फिर से क्या कर रहा है, वापस पीछे भेज रहा है और फिर से ये कैटालिस्ट चैम्बर में वापस आ रहा है। तो इस तरह से ये प्रोसेस जो है हमेशा क्या रहेगा, चलता रहेगा और अमोनिया का सिंथेसिस होता रहेगा। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हेवर्स प्रोसेस। तो इस तरह से ये मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है अमोनिया का। अमोनिया हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है, इसलिए अब हम लोग इसके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। अभी आप इसको नोट करिए, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहले आप नोट कर लो। तो हम लोग बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमोनिया। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमोनिया, तो यहाँ पे देखें हम लोग, तो ये क्या होता है, कलरलेस गैस होता है विथ पंजेंट ऑर्डर, यानी कि ये कोई कलर नहीं रखता है, लेकिन इसका स्मेल जो होता है वो बहुत ही पंजेंट होता है। अगर बात करें सॉल्युबिलिटी की, तो ये वाटर में हाईली सॉल्युबल है और रीज़न आपको पता है कि यहाँ पे अमोनिया का जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है वाटर के साथ। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप होता है जिसके कारण दोनों के बीच स्ट्रॉन्ग फोर्स डेवलप होता है, इसलिए ये क्या होता है, हाईली सॉल्युबल होता है। ये अगर हम लोग टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें, यानी कि रूम टेम्परेचर पे भी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, लिक्विफाइड कर सकते हैं, इसको लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। ओके, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल हो जाता है। अगर हम लोग बात करें मॉइस्ट अमोनिया की, जैसे हम लोगों ने प्रिपरेशन में देखा था कि अमोनिया जो सिंथेसाइज हो रहा था तो वो आपको कुछ ना कुछ वाटर के साथ इवॉल्व हो रहा था, यानी कि इसके साथ मॉइस्चर था। तो इसको ड्राई करने के लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम ऑक्साइड यूज़ करते हैं, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये अमोनिया से रिएक्ट नहीं करता है। लेकिन अगर हम लोग डिहाइड्रेटिंग एजेंट या ड्राइंग एजेंट के फॉर्म में कैल्शियम क्लोराइड या फिर फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड या फिर H2SO4 का यूज़ करें तो फिर अमोनिया ड्राई नहीं होगा, क्योंकि ये अमोनिया से ही डायरेक्टली क्या कर लेते हैं, रिएक्ट कर लेते हैं। जैसे हम लोग बात करें कैल्शियम क्लोराइड की, तो ये अमोनिया से डायरेक्ट रिएक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स में चला जाता है। फिर अगर हम लोग बात करें फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की, तो ये पहले मॉइस्चर से रिएक्ट करता है और फास्फोरिक एसिड में कन्वर्ट होता है और फिर क्या करता है, फास्फोरिक एसिड अमोनिया के साथ रिएक्ट करके अमोनियम फॉस्फेट बना लेता है, यानी कि सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक वैसे ही अगर हम लोग कंसनट्रेटेड H2SO4 लेते हैं तो ये भी क्या करता है, अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये आपको एक्चुअल रीज़न होता है कि अमोनिया जो है ये बेसिक नेचर का है, और अमोनिया बेसिक नेचर का है इसलिए क्या होता है, ये आसानी से इनसे रिएक्ट करने लगते हैं ये एसिड्स। सो इनका हम लोग एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग देखते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में और अमोनिया के नेचर के बारे में। तो अब हम लोग बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमोनिया। यहाँ पे हम लोग देखें तो अमोनिया यानी NH3 के पास क्या होता है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लोन पेयर अवेलेबल होता है। ये अपने लोन पेयर को आसानी से किसी भी दूसरे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज को डोनेट कर सकता है। और इस तरह से ये क्या करता है, यहाँ पे हम लोग देखें तो ये क्या कर रहा है, अपने लोन पेयर को एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज BH3 को डोनेट कर रहा है, जिससे एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं एडक्ट, एडिशन प्रोडक्ट। यानी ये दोनों आपस में जुड़ जा रहे हैं ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डायटिव बॉन्ड, बिकॉज द अमोनिया इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज एंड BH3 इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज।
so they get combined together. It donates its lone pair to metal. ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को मेटल्स को भी देते हैं, वैसे मेटल्स जिनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल होता है, स्पेशली दी ट्रांजिशन मेटल्स यानी दी मेटल्स ऑफ दी डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो वैसे मेटल्स जिनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होता है उनको आसानी से ये अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दे करके एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेता है। इस प्रॉपर्टीज से हम लोग इन मेटल्स के इनके सॉल्यूशन से इन्हें डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये कौन सा मेटल है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो कॉपर आयन को हम लोगों ने लिया है। कॉपर आयन जो है ये ब्लू कलर्ड होता है। अगर एक्वस सॉल्यूशन में कॉपर आयन को आप डिज़ोल्व करोगे इट्स सो ब्लू कलर्ड। अब जैसे ही हम लोग इसको अमोनिया के साथ ट्रीट करते हैं तो अमोनिया इसको एक कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर देता है और इसका कलर जो है चेंज हो जाता है, ये डीप ब्लू कलर्ड होता है। फिर से हम लोग देखें, अगर हमारे पास सिल्वर आयन का सॉल्यूशन है और इसमें हम लोग क्लोराइड आयन के सॉल्यूशन को मिक्स करें तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके एक इनसॉल्युबल सॉलिड का फॉर्मेशन कर देते हैं AgCl। और AgCl जो है अब ये डिज़ोल्व नहीं होता है और ये इनसॉल्युबल फॉर्म में अवेलेबल हो जाता है, यानी कि ये प्रिसिपिटेट के फॉर्म में होता है और ये वाइट कलर्ड होता है। अब जैसे ही हम लोग इसको अमोनिया के साथ ट्रीट करते हैं तो ये फिर से क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है और साथ साथ ये सॉल्युबल भी हो जाता है। जबकि हम लोगों ने इसके पीछे देखा कि ये इनसॉल्युबल था, यानी कि सिल्वर क्लोराइड जो है ये इनसॉल्युबल था। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने डाई अमीन सिल्वर क्लोराइड के साथ ये कॉम्प्लेक्स बनाया तो ये कलरलेस भी हो गया और ये सॉल्युबल भी हो गया। तो इस तरह से अमोनिया जो है ये सिल्वर क्लोराइड से आसानी से रिएक्ट कर ले रहा है, जो कि एक इनसॉल्युबल सॉलिड के फॉर्म में एक्वस अपने सॉल्यूशन से एक्वस सॉल्यूशन से प्रिसिपिटेट हुआ था। फिर देखें हम लोग ये बेसिक नेचर शो करता है। एक्चुअली जैसे ही हम लोग एक्वस सॉल्यूशन में अमोनिया को डिज़ोल्व करते हैं तो ये क्या करता है, ये हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है और इसका एक्वस सॉल्यूशन जो होता है एक्चुअली वीक बेसिक होता है। तो जैसे ही हम लोग इसके एक्वस सॉल्यूशन से ट्रीट करते हैं किसी एसिड को तो ये आसानी से सॉल्ट का फॉर्मेशन कर देता है। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, अमोनिया सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके अमोनियम सल्फेट बना ले रहा है जो एक सॉल्ट है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कंबाइंड होकर के अमोनियम क्लोराइड बना ले रहा है, ये भी एक सॉल्ट है। तो इस तरह से ये इन एसिड्स के साथ रिएक्ट करके एसिड बेस रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, सॉल्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, ये सॉल्यूशन जो है इसको हम लोग अमोनिकल सॉल्यूशन बोलते हैं, यानी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया। और ये जो सॉल्यूशन है ये बहुत सारे मेटल से भी रिएक्ट करता है और उनके प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन कराता है। तो अब हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले आप इन रिएक्शंस को नोट कीजिए, फिर हम लोग देखते हैं अमोनिकल सॉल्यूशन से रिएक्शन बहुत सारे मेटल के सॉल्ट से होता है, वो कैसे होता है वो हम लोग देखेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन ऑफ अमोनिकल solution, that is aqueous solution of ammonia with metallic salts। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं अमोनिया जो है ये वाटर सॉल्यूशन में जाकर के डिज़ोल्व होता है और क्या करता है, अमोनिकल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करता है, यानी कि ये एक वीक बेसिक सॉल्यूशन होता है। अब इस सॉल्यूशन में अगर हम लोग मेटल के सॉल्ट्स लाइक फेरिक क्लोराइड को डिज़ोल्व करते हैं तो ये क्या करता है, फेरिक ऑक्साइड का ब्राउन प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है, यानी कि ये एक इनसॉल्युबल सॉलिड के फॉर्म में क्या होता है, डिपॉजिट हो जाता है और ये जो है ब्राउन कलर का होता है और साथ साथ अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। अगर हम लोग एल्यूमिनियम क्लोराइड को लें तो एल्यूमिनियम क्लोराइड अमोनिकल सॉल्यूशन में डिज़ोल्व होकर के ये कन्वर्ट हो जाता है वाइट जिलेटिनस प्रिसिपिटेट के फॉर्म में, यानी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है और ये वाइट प्रिसिपिटेट के फॉर्म में डिपॉजिट होता है और यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। तो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विथ नेस्लर रिएजेंट। नेस्लर रिएजेंट जो है ये एक रिएजेंट है जो एक्चुअली क्या होता है, अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम टेट्रा आयोडाइडो मर्क्यूरेट, ये नेस्लर रिएजेंट होता है। जब हम लोग इसको ट्रीट करते हैं अमोनिया के साथ तो ये क्या करता है, एक ब्राउन कलर का प्रिसिपिटेट फॉर्म करता है। एक्चुअली ये होता है आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस, इसको हम लोग बोलते हैं आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस।
और ये जो है ब्राउन कलर का प्रिसिपिटेट प्रोड्यूस करता है। इसके साथ सोडियम आयोडाइड और वाटर का भी फॉर्मेशन होता है। तो ये जो रिएक्शन है ये यूज़ किया जाता है एज अ टेस्ट फॉर अमोनिया। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन से हम लोग क्या करेंगे, आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं कि अमोनिया जो है हमारा सॉल्यूशन में अवेलेबल है या नहीं है। इसके अलावा आप HCl के साथ जब ट्रीट करोगे अमोनिया को, तो अमोनिया क्या करता है, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है जो एक वाइट फ्यूम होता है। तो आप आसानी से वहाँ भी अमोनिया को डिटेक्ट कर सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स के साथ रिएक्शन में। नेक्स्ट हम लोग रिएक्शन देख सकते हैं कॉपर सल्फेट के सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ जब हम लोग अमोनिया को ट्रीट करते हैं तो अमोनिया क्या करता है, एक प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है जो डीप ब्लू कलर्ड होता है। तो हम लोग आसानी से यहाँ भी डिटेक्ट कर सकते हैं अमोनिया को। तो ये जो रिएक्शंस हैं इनके थ्रू हम लोग डिटेक्शन करते हैं अमोनिया के लिए। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन आते हैं, रिएक्शन विथ मेटल्स। देखो एक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम जो है ये हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करता है और सोडियम अमाइड का फॉर्मेशन करता है। देख सकते हो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हो रहा है। ऑक्सीडेशन की बात करें तो एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब हम लोग अमोनिया को बर्न करते हैं एट अ वेरी हाई टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट प्लैटिनम, देन इट विल कन्वर्टेड इनटू नाइट्रिक ऑक्साइड। और इस नाइट्रिक ऑक्साइड का यूज़ किया जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3। तो ये बहुत ही यूजफुल रिएक्शंस है। तो इस तरह से ये सारे हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो जाते हैं अमोनिया का। आप इनको नोट कीजिए, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं यूजेस ऑफ अमोनिया। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं यूज़ ऑफ अमोनिया। अमोनिया का क्या क्या यूज़ है, तो हम लोग देखें यहाँ पे ये जो है बहुत सारे नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स को प्रिपेयर करने के लिए उनके प्रोडक्शन में यूज होता है, जैसे अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट। तो ये बहुत सारे फर्टिलाइजर्स हैं जिनको प्रिपेयर करने के लिए अमोनिया का यूज़ किया जाता है। इसके बाद अमोनिया का यूज जो है फॉर्मेशन ऑफ HNO3 में किया जाता है, यानी कि HNO3 के फॉर्मेशन के लिए जो रिक्वायर्ड नाइट्रिक ऑक्साइड होता है NO, वो अमोनिया से ही प्रिपेयर किया जाता है। इसलिए ये जो ओस्वाल्ड प्रोसेस है, ओस्वाल्ड प्रोसेस में नाइट्रोजन HNO3 के फॉर्मेशन के लिए एक्चुअली अमोनिया बहुत ही रिक्वायर्ड होता है। एज ए क्लिंजिंग एजेंट ये क्या करता है, ग्रीस को रिमूव करता है, इसलिए ये क्लिंजिंग एजेंट के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। लिक्विड अमोनिया जो है ये रेफ्रिजरेंट में यूज़ किया जाता है। ये बहुत ही अच्छा कूलेंट होता है, इसलिए इसको रेफ्रिजरेंट के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। साथ साथ लिक्विड अमोनिया जो है ये सॉल्वेंट के फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है। जैसे हम लोग वाटर को देखते हैं, वाटर जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ अमोनिया भी आसानी से डिसोसिएट होता है आयंस में, और इसलिए अमोनिया जो लिक्विड अमोनिया है इसका यूज हम लोग करते हैं एज ए नॉन एक्वस मीडियम फॉर डिफरेंट रिएक्शंस। तो ये सारे यूजेस हैं अमोनिया के, आप इसको नोट कर लीजिए। हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। देखो नाइट्रोजन जो है ये बहुत तरह के ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करता है, लाइक नाइट्रोजन डाई मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड, N2O3, NO2 and N2O5. These are the different types of oxides of nitrogen. The first one is nitrous oxide, which is also known as laughing gas. N2O डाइनाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो नाइट्रोजन जो है यहाँ पे दो नाइट्रोजन अवेलेबल है और ये दोनों बॉन्डेड हैं एक दूसरे से, और फिर एक तीसरा नाइट्रोजन है जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो अगर हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो यहाँ पे दो नाइट्रोजन है, ये दोनों आपस में जुड़े हैं तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट 0, ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है तो इनका +2। तो हम लोग ओवरऑल एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं, और एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है तो +1 होता है। यानी इसमें नाइट्रोजन जो है इनका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन के साथ +1 है। अब यहाँ से देखें हम लोग प्रिपरेशन की बात करते हैं बाय हीटिंग अमोनियम नाइट्रेट। यानी कि अमोनियम नाइट्रेट को जब हम लोग हीट करते हैं NH4NO3 को, तो ये अबाउट 250 डिग्री सेल्सियस पे डिसोसिएट होकर के ये देता है नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर। यानी कि जब हम लोग हीट करते हैं अमोनियम नाइट्रेट को 250 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये नाइट्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर से दूसरा रिएक्शन देखें हम लोग, तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल एमीन को ट्रीट कर रहे हैं हम लोग नाइट्रस एसिड से, और इससे रिएक्शन के बाद
हमारा नाइट्रस ऑक्साइड बनता है और इसके साथ वाटर भी इवॉल्व होता है। तो इस तरह से ये हो जाता है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन फॉर नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट देखें हम लोग प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तो देखो ये कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, न्यूट्रल होता है लिटमस पेपर से, यानी कि ये ऑक्साइड जो है नाइट्रोजन का ये ना तो एसिडिक है और ना ही बेसिक है, यानी ये न्यूट्रल ऑक्साइड है। नेक्स्ट अगर हम लोग इसको वाटर से रिएक्ट करते हैं तो ये वाटर से कंबाइंड होकर के हाइपोनाइट्रस एसिड का फॉर्मेशन करता है। ये आपको हाइपोनाइट्रस एसिड का फॉर्मेशन होता है H2N2O2। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर है। ये दो तरह से हम लोग बना सकते हैं, ट्रांस और सीस फॉर्म ये एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ से देखें हम लोग तो इसका ट्रांस फॉर्म जो है ये ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू दी सीस फॉर्म। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे इसका ट्रांस फॉर्म ड्रॉ किया है। आप इसका सीस फॉर्म भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो सीस फॉर्म जो होता है वो लेस स्टेबल होता है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, जब नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये आपको एक मॉडरेट अमाउंट में हम लोग इनहेल करते हैं तो ये क्या करता है, ये कॉज करता है जिससे हमें प्लीजर फील होता है, यानी कि ये हिस्टेरिकल लाफ कॉज करता है, हिस्टेरिकल लाफ्टर ये कॉज करता है, यानी कि हम लोग अनकंट्रोल्ड हंसने लगते हैं, हमें बहुत ज़्यादा हंसी आती है और इसलिए हम लोग इसको नाम देते हैं कि ये क्या है, ये लाफिंग गैस है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे दो नाइट्रोजन जो है ये आपस में ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और दूसरा नाइट्रोजन जो है सेकेंड नाइट्रोजन इसका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ शेयर्ड है और इस तरह से ये अपने ऑक्टेट को पूरा कर रहे हैं। अगर हम लोग इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखें तो हम लोग इनको कंबाइंडली देख सकते हैं। यहाँ पे ये शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि ये डबल बॉन्ड बनाएगा, निगेटिव चार्ज डेवलप होगा, ये ऑक्सीजन जैसा क्राइटेरिया हो गया। यहाँ पे नाइट्रोजन जो है ये पॉजिटिवली चार्ज है इसलिए ये 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। ये ऑक्सीजन जो है न्यूट्रल है इसलिए ये क्या कर रहा है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। फिर हम लोग देखें शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो देखो पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो रहा है और यहाँ का पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो रहा है, तो फिर हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऐसा डेवलप हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग इनका रेजोनेंस हाइब्रिड देखें तो ये कुछ इस तरह का कम्बिनेशन आ रहा है, जहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है किसका, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एक दूसरे के बीच में। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। नेक्स्ट देखिए नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ। तो नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ जो है ये आपको नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ से स्मॉलर होता है, यानी कि यहाँ पे नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ और नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ जो है अगर हम लोग इनमें कंपेयर करेंगे तो इनका साइज़ लॉन्गर होता है और इनका साइज़ स्मॉलर होता है। तो ये हो जाता है बॉन्ड लेंथ का क्राइटेरिया। ओके, तो ये हो जाता है हमारा नाइट्रोजन डाई मोनोऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड और लाफिंग गैस। ओके, तो आप इसको नोट कीजिए। फिर हम लोग आते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड पे। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, also known as nitric oxide. Here the oxidation state of nitrogen is +2. Actually it contains unpaired electron, so it is paramagnetic in nature. So it is also known as paramagnetic oxide. Because when we discuss about the bonding, here the 2 electrons of the nitrogen shared between the 2 electrons shared with the 2 electrons of oxygen. But the one pair of electron and the one electron of the nitrogen is also exist here to stabilize its structure. तो इस स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पे एक पेयर हम लोग ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हैं और एक इलेक्ट्रॉन जो है ये नाइट्रोजन का देख रहे हैं, जो यहाँ पे बॉन्डिंग में ऑड इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में अवेलेबल होता है। या फिर हम लोग इस स्ट्रक्चर में देखें, हम लोग इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखें तो देखो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन की ऑक्टेट तो फुलफिल हो जा रही है, लेकिन नाइट्रोजन के पास क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन जो है ये डिफिशिएंट के फॉर्म में रह रहा है। तो यही एक इलेक्ट्रॉन जो है एक्चुअली क्या होता है, ये ट्रांसफ़र हो जाता है ड्यू टू दी हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ दी ऑक्सीजन। और इस तरह से अगर हम लोग देखें तो फाइनली इस पर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है और यह इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे ट्रांसफ़र होता है तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। इनके बीच डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है स्टेबलाइज करने के लिए। या फिर हम लोग देखें तो ये एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से ट्रांसफ़र होकर नाइट्रोजन पे चला जा रहा है तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। तो इस तरह से इनके बीच बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है और ये जो बॉन्डिंग है ये एक्चुअली इनके साथ
ऑड इलेक्ट्रॉन को रखता है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को रखता है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं कि ये ऑड इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग है और इसके पास क्या है, तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं प्रिपरेशन की। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये दोनों ही लेस रिएक्टिव होते हैं, और जब लेस रिएक्टिव होते हैं तो इनके रिएक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रिक स्पार्क देना पड़ता है। तो जब हम लोग इलेक्ट्रिक स्पार्क देते हैं तो ये दोनों रिएक्ट करते हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। ओसवाल्ड प्रोसेस में भी नाइट्रोजन का कम्बिनेशन होता है ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि अमोनिया जो है ये ऑक्सीडाइज किया जाता है ऑक्सीजन के साथ। यहाँ पे हम लोग कैटलिस्ट लेते हैं प्लेटिनम गॉज को, और गैस प्लेटिनम के प्रेजेंस में टेम्परेचर होता है 750 to 900 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर होता है 1 to 7 atm। तो ये दोनों ऑक्सीडाइज होकर के नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है और वाटर भी इवॉल्व होता है। एक्चुअली ये प्रोसेस जो है ये पार्ट है नाइट्रिक एसिड के फॉर्मेशन में, ये प्रोसेस यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसलिए उसका ओसवाल्ड प्रोसेस एक्चुअली बोलते हैं। ओसवाल्ड प्रोसेस द सिंथेसिस ऑफ नाइट्रिक एसिड, और इसी प्रोसेस से हम लोगों ने इसको लिया है, जहाँ पे क्या होता है अमोनिया जो है पहले ऑक्सीडाइज होता है और ऑक्सीडाइज होकर के नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, और फिर इस नाइट्रिक ऑक्साइड को फर्दर ऑक्सीडाइज करके कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, जो एक्वस सॉल्यूशन में डिजोल्व होने के बाद नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। तो ये ओसवाल्ड प्रोसेस का ही पार्ट है जहाँ पे हम लोग नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। अब आते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज़ पे। तो देखिए प्रॉपर्टी जो है, चलिए नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये आपको कलरलेस गैस होता है, लेकिन जब ये सॉलिड और लिक्विड स्टेट में होता है तो ये ब्लू कलर शो करता है, यानी ये ब्लू कलर्ड होता है। ये भी जैसे कि हम लोगों ने नाइट्रस ऑक्साइड में देखा था कि वो लिटमस के टुवार्ड्स इनएक्टिव यानी कि वो न्यूट्रल होता है, तो ये भी न्यूट्रल होता है लिटमस पेपर के टुवार्ड्स। ठीक है, जब हम लोग इसको हीट करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो ये ऑक्सीजन से कंबाइन होकर के नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, जो ब्राउन कलर का फ्यूम्स होता है, यानी कि ये ब्राउन कलर्ड फ्यूम्स प्रोड्यूस होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट देखें, जब हम लोग ट्रीट करते हैं फेरस सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन से, तो यहाँ पे हम लोग हीट करते हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को, तो ये क्या करता है, ये एक ब्राउन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। एक्चुअली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, और ये जो आपको कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं इसका कलर जो है ये ब्राउन कलर होता है। एक्चुअली ये ब्राउन कलर जो है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के कारण होता है। एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग अगर देखें फेरस सल्फेट सॉल्यूशन में, तो यहाँ पे फेरस का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है, लेकिन जब हम लोग ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में देखते हैं तो यहाँ पे आयरन का जो चार्ज होता है वो +1 हो जाता है, यानी कि ये चार्ज रिड्यूस हो गया, इसका रिडक्शन हो रहा है ड्यू टू दी नाइट्रिक ऑक्साइड, क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है अपने इलेक्ट्रॉन को दे देता है आयरन को। तो एक्चुअली यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है फेरस का वो +1 होता है, और यहाँ पे नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड यानी नाइट्रिक ऑक्साइड जो है अपने इलेक्ट्रॉन को देता है। तो इसको एक्चुअली हम लोग बोलते हैं चार्ज ट्रांसफ़र। जब हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ मिलेगा आपको कि कैसे हम लोग कंपाउंड को के कलर को देखते हैं, ये वो कंपाउंड जो है कलर्ड कैसे होता है। तो एक्चुअली वहाँ पे बहुत सारे केसेस होंगे, एक प्रोसेस होता है डी ट्रांजिशन और एक प्रोसेस होता है चार्ज ट्रांसफ़र। तो यहाँ पे एक्चुअली चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है नाइट्रिक ऑक्साइड से आयरन को, और इस तरह से यहाँ पे कलर का फॉर्मेशन हो रहा है और ये ब्राउन रिंग का कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, तो इस तरह से नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो है ये क्या करता है, ये रिड्यूस कर देता है इस सॉल्यूशन को, और ये रिड्यूस हो जाता है, आयरन यहाँ पे रिड्यूस्ड हो जाता है, और इस तरह से ये एक ब्राउन रिंग के कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। तो ये प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज हो जाते हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के, आप इनको नोट कर लो। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, जिसको हम लोग नाइट्रोजन सेस्कियो ऑक्साइड भी बोलते हैं। एक्चुअली ऑक्सीजन जब O3-2 के फॉर्म में होता है तो हम लोग इसको सेस्कियो ऑक्साइड बोलते हैं। अब चूंकि ये नाइट्रोजन के साथ है इसलिए हम लोग इसका नाम क्या रख रहे हैं, नाइट्रोजन सेस्कियो ऑक्साइड्स। ओके, नाउ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो हम लोग देखिए, इट इज़ ऑब्टेन बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड। HNO3 को जब हम लोग आर्सेनिक ऑक्साइड के साथ रिड्यूस करते हैं तो ये क्या होता है, ये प्रिपेयर करता है, ये फॉर्म करता है नाइट्रोजन
ट्राईऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड और नाइट्रोजन सेस्क्यू ऑक्साइड को। यहाँ से देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट जो है नाइट्रोजन का वो +3 है डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड में, और HNO3 में ये +5 है। तो देख सकते हैं डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट मीन्स रिडक्शन। तो ये केस है रिडक्शन का। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज। तो ये जो है ब्लू कलर्ड लिक्विड होता है जब ये कंडेंस्ड होता है -30 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि जब इसको हम लोग कंडेंस करते हैं, लिक्विड स्टेट में चेंज करते हैं -30 डिग्री पे, तो ये ब्लू कलर्ड लिक्विड होता है। लेकिन जैसे ही हम लोग इसको हीट करते हैं रूम टेम्परेचर पे, तो ये ब्राउन कलर्ड गैस में एक्चुअली डिसोसिएट हो जाता है, जिसमें NO और NO2 अवेलेबल है। यानी नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये आपको ब्राउन कलर्ड मिक्सचर ऑफ गैसेज हैं, जो हम लोगों को डिकम्पोजिशन ऑफ डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड से मिल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज़ एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड। ये HNO2 का एनहाइड्राइडिक फॉर्म है, दैट मीन्स जब हम लोग वाटर को रिमूव करेंगे या फिर डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये HNO2 का फॉर्मेशन करेगा, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर। तो आप देख सकते हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन है और ये प्लेनर स्ट्रक्चर है। ऑक्सीजन नाइट्रोजन सिंगल लोन पेयर सिंगल बॉन्ड विथ नाइट्रोजन। फिर यहाँ से देखें नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ये सारे स्ट्रक्चर्स यानी कि ये दोनों के दोनों नाइट्रोजन जो है ये क्या है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी ये प्लेनर स्ट्रक्चर का फॉर्म कर रहा है। अगर हम लोग इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखें तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बीच चेंज हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ट्रांसफॉर्म हो रहा है और ये क्या हो जा रहा है, ये डबल बॉन्ड में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो इस तरह से इन दोनों के बीच एक रेजोनेंस एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ होगा इन दोनों नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बॉन्ड लेंथ से स्मॉलर होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन नाइट्रोजन का बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड है और यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस अवेलेबल है। इसलिए इनके जो ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बॉन्ड लेंथ है वो इस वाले नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बॉन्ड लेंथ से क्या होंगे, लार्जर होंगे। तो इस तरह से ये हो जाता है हमारा नाइट्रोजन सेस्क्यू ऑक्साइड और डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। ओके, तो आप इसको नोट कीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट आते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 पे। तो हम लोग नेक्स्ट मॉलिक्यूल देखते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। एक्चुअली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ये खुद को डाइमेराइज कर लेता है आसानी से और ये N2O4 में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड ये लगभग सिमिलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, बस उनके कंडेंसेशन और गैसेस स्टेट का डिफरेंस है। ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो हम लोग दोनों ही कंडीशन में देखते हैं नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो दोनों ही केसेस में +4 है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में भी ये +4 होगा और डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड में भी ये +4 होता है। प्रिपरेशन की बात करें तो लेड नाइट्रेट को जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं, ये लेड नाइट्रेट जो है आसानी से डिसोसिएट होता है और ये बनाता है लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो इस तरह से ये डिसोसिएट होकर के इन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज़। तो ये जो है ब्राउन कलर्ड गैस होता है, यानी कि रूम टेम्परेचर पे ये गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करता है और इसका कलर जो होता है वो ब्राउन होता है। लेकिन जब हम लोग इसको कंडेंस्ड करते हैं -11 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये जो है ये कलरलेस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पे फॉर्मेशन होता है N2O4 का, दैट इज़ डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। और यहाँ पे ये किसका कन्वर्जन हो रहा है, तो ये कन्वर्जन हो रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है -11 डिग्री सेल्सियस पे कन्वर्ट हो जाता है कलरलेस सॉलिड में। तो इसका एक्चुअल कलर ब्राउन है जब ये गैसेस स्टेट में है, लेकिन जब ये सॉलिड स्टेट में होता है तो ये कलरलेस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं व्हेन इट इज़ ट्रीटेड विथ वाटर। तो जब हम लोग इसको वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो ये क्या करता है, ये नाइट्रस एसिड भी बनाता है और नाइट्रिक एसिड भी बनाता है। इसलिए हम लोग इसको एनहाइड्राइड्स ऑफ बोथ एसिड, यानी इन दोनों ही एसिड के एनहाइड्राइड बोलते हैं। किसको, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को। देखिए जैसे ही हम लोग इसको वाटर सॉल्यूशन में डिजोल्व कर रहे हैं तो ये HNO3 में कन्वर्ट हो जा रहा है और HNO2 में कन्वर्ट हो जा रहा है। हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाता है जब हम लोग बॉन्डिंग देखते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे यही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो अवेलेबल है नाइट्रोजन
डाइऑक्साइड पे ये क्या करता है, ये इसके प्रॉपर्टीज़ को यानी रिएक्टिविटी को इंक्रीज करता है, तो ये हाईली रिएक्टिव होता है। साथ साथ ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है, यानी ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का होता है क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इसलिए ये कलर भी शो कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि यही चीज़ जब क्या हो जाता है कि ये डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड के केस में ये जब डाइमेराइज हो जाता है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होता है और इसलिए ये क्या होता है, डायामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। यहाँ देखें हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का, तो यहाँ डबल बॉन्ड, इसको हम लोगों ने कोऑर्डिनेट में चेंज कर दिया और यहाँ का कोऑर्डिनेट बॉन्ड डबल बॉन्ड में, यानी कि ये क्या करेंगे, तो ये आपस में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करेंगे जिससे इनका स्ट्रक्चर ऐसा होगा और इस तरह से इनका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है ऐसा एग्जिस्ट करता है। तो इसका बॉन्ड एंगल जो है वो आपको स्लाइटली ग्रेटर देन होता है 120 डिग्री से, एंड दिस इज ड्यू टू दी बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। यहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इनके बीच रिपल्सन के कारण जो बॉन्ड एंगल है वो स्लाइटली ग्रेटर देन होता है, तो 120 से यहाँ पे बॉन्ड एंगल स्लाइटली लार्जर होता है। तो इस तरह से ये हो जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। आप इनको नोट कीजिए। तो हमारा नेक्स्ट मॉलिक्यूल है N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, यहाँ देखें हम लोग तो नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5 और +5 है, यानी 2 नाइट्रोजन है और दोनों के दोनों नाइट्रोजन जो है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। हम लोग प्रिपरेशन देखें तो ये आसानी से क्या होता है, प्रिपेयर होता है जब हम लोग ड्राई क्लोरीन गैस को पास करते हैं सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से, तो वहाँ पे प्रिपेयर होता है क्या, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। यहाँ देख सकते हैं रिएक्शन AgNO3 रिएक्ट्स विथ क्लोरीन गैस, ड्राई क्लोरीन गैस, एंड इट प्रोड्यूसेस सिल्वर क्लोराइड N2O5 विथ ऑक्सीजन। अगर हम लोग प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इट इज़ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये जो होता है वाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। जब हम लोग इसको वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो ये नाइट्रिक एसिड देता है और इसलिए हम लोग बोलते हैं इसे एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड। ओके, जब हम लोग NaCl के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये एक्चुअली आयनिक रिएक्शन शो करता है, यानी कि हम लोग जब सॉलिड N2O5 को ट्रीट करते हैं सोडियम क्लोराइड के साथ तो ये आपको सोडियम नाइट्रेट और नाइट्रोसो क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है, जिससे हमें ये इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि ये जो है ये आयनिक सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी कि सॉलिड स्टेट में N2O5 जो है NO2+ और NO3- के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी कि ये आयनिक सॉलिड होता है। जबकि ये गैसियस स्टेट में इसका स्ट्रक्चर जो है यानी प्लानर स्ट्रक्चर है N2O5 का, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन एक दूसरे से कनेक्टेड है और इस तरह से ये इसका स्ट्रक्चर होता है गैसियस स्टेट में। तो ये इसके 2 फॉर्म है, जब ये सॉलिड में होगा तो इस स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करेगा और जब ये गैसियस में होगा तो इस स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करेगा। ओके, तो इस वीडियो सेशन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम लोग स्टडी करेंगे नाइट्रिक एसिड के बारे में और फास्फोरस के डिफरेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म्स के बारे में। ओके, तो इस वीडियो सेशन में इतना ही। थैंक यू।